हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुबोध कुमार और आज हम पावर प्लांट इंजीनियरिंग में कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे रिलेटेड टू सम फैक्टर्स एंड लोड कर्व्स। ओके, तो जैसे कि आप ये अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये न्यूमेरिकल है। इसमें जैसे कि क्या है, ए पावर स्टेशन सप्लाइज द फॉलोइंग लोड टू द कंज्यूमर, जिसमें टाइम दे रखा है 0 to 6, 6 to 10 एंड 10 to 12, 12 to 16 एंड 16 to 20, 20 to 22 एंड ये 22 से 24 है। यहाँ पे थोड़ा सा दिख नहीं रहा है कि 24 होगा यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे जो लोड दे रखा है मेगावाट में दे रखा है। यहाँ पे ये 30 है, 70 है, 90 मेगावाट है, 60 मेगावाट है, 100 मेगावाट है, 80 मेगावाट है एंड 60 मेगावाट है यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पर अगर मैक्सिमम लोड देखा जाए या फिर पीक लोड देखा जाए तो कितना रहेगा हमारा, तो पीक लोड यहाँ पर जो है वो कितना, ये 100 पीक लोड होगा। ओके, तो इसमें क्या करें, ड्रॉ द लोड कर्व, हमें लोड कर्व को ड्रॉ करना है एंड एस्टिमेट द लोड फैक्टर फॉर द प्लांट, और हमें लोड फैक्टर को फाइंड आउट करना है। ओके, तो सबसे पहले हम इसमें अगर लोड कर्व ड्रॉ करें, जैसे कि हम पहले भी ड्रॉ कर चुके हैं, आपको बता चुके हैं ड्रॉ कैसे ड्रॉ किया जाता है। तो सबसे पहले क्या होता है, एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे हम, जिसमें हॉरिजॉन्टल एक्सिस जो इसकी रहेगी वो टाइम को रिप्रेजेंट करेगी, ठीक है, और जो वर्टिकल एक्सिस रहेगी ये लोड को रिप्रेजेंट करेगी। लोड हमें मेगावाट में दे रखा है, इसलिए हमने इसको मेगावाट में ले लिया है, एंड टाइम हमें जो है आवर्स में हम ले लेंगे यहाँ पर, ठीक है। टाइम जो है आवर्स में दे रखा है तो आवर्स में ले लेंगे, तो ये हमने ले लिया। अब सबसे पहले अगर देखा जाए तो 0 to 6 आवर, सबसे पहले जो दे रखा है हमें 0 to 6 आवर कितना दे रखा है, 30। ओके, 30 मेगावाट दे रखा है, तो 0 to 6 आवर हम 30 ले लेंगे यहाँ पर। ओके, 0 to 6 आवर हमें 30 दे रखा है, तो ये 30 ले लेंगे। ओके, 0 to 6 30 है। ओके, नेक्स्ट 6 to 10 हमें कितना दे रखा है, 70 दे रखा है, तो 6 to 10, तो 70 ऊपर है तो ऊपर जाना पड़ेगा हमें। ओके, तो ये ऊपर गया, और 6 to कहाँ तक है, ये 10 तक है, तो 6 to 10 हमने 70 ले लिया है। देन 10 to 12 हमें कितना दे रखा है, 90 दे रखा है। 10 to 12, अब 10 to 12 90 है, तो 90 ऊपर है तो ऊपर जाना पड़ेगा हमें 90 तक। फिर 10 to 12 ये 90 है तो 90 ले लिया हमने। नेक्स्ट 12 to 16 हमें 60 दे रखा है। ओके, तो 12 to 16, 60 नीचे है तो नीचे आना पड़ेगा हमें 60 तक। ओके, 12 to 16 है ये, तो 16 तक हम इसको ले जाएंगे। ओके, नेक्स्ट 16 to 20 हमें 100 दे रखा है। ओके, तो 16 to 20 100, तो 100 ऊपर है तो ऊपर जाएंगे हम, और 16 to 20 इसको हम ले जाएंगे इस तरीके से, ये 100 हो गया। देन 20 to 22 तक कितना दे रखा है हमें, 80 दे रखा है, तो 80 नीचे है तो 80 तक आना पड़ेगा हमें इस तरीके से। ओके, और फिर हम इसको 20 to 22 ले जाएंगे। ओके, लास्ट में हमें दे रखा है 22 to 24। ओके, कितना दे रखा है, 60 दे रखा है, तो हम ये 60 तक लाएंगे इसको, ठीक है, ये 60 है, देख सकते हैं, ठीक है, तो ये हम 60 तक ले आएंगे, और ये 22 से 24 तक है, तो इसको हम ऐसे आगे ले गए, ठीक है। लास्ट में हमने इसको क्लोज कर दिया। ओके, तो ये हमारा बन गया लोड कर्व बन गया, ठीक है। अब ये लोड कर्व पूरा बन गया है हमारा। अब इसमें हम फाइंड आउट करेंगे अदर चीज़ें। ओके, तो नेक्स्ट इन्होंने हमसे क्या पूछा है, नेक्स्ट इन्होंने पूछा है लोड फैक्टर में फाइंड आउट करना है, ठीक है। देखो क्या पूछा है इसमें, ड्रॉ द लोड कर्व एंड एस्टिमेट द लोड फैक्टर फॉर द प्लांट। ओके, तो लोड फैक्टर हम फाइंड आउट करेंगे, तो लोड फैक्टर हमारा क्या होता है, एवरेज लोड अपॉन पीक लोड होता है। पीक लोड हमें कितना दे रखा है इसमें, 100। ओके, जैसे कि आप ये देख सकते हैं अपने क्वेश्चन में, पीक लोड हमें कितना दे रखा है, 100 दे रखा है, तो पीक लोड की जगह तो हम 100 लिख देंगे, मगर हमें क्या, लोड फैक्टर फाइंड आउट करने के लिए एवरेज लोड पता होना चाहिए, ठीक है। तो एवरेज लोड के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, एवरेज लोड के लिए फॉर्मूला क्या होता है, एरिया अंडर द कर्व, एवरेज लोड इक्वल टू होता है एरिया अंडर द कर्व अपॉन टाइम। ओके, तो जैसे आप देख सकते हैं एवरेज लोड के लिए ये फॉर्मूला है एरिया अंडर द कर्व अपॉन टाइम पीरियड। ओके, टाइम पीरियड तो 24 आवर है, ठीक है, टाइम पीरियड 24 आवर है, मगर हमें एरिया अंडर द कर्व फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो ये जो पूरा कर्व देखा है, इसके अंदर का जो एरिया है, ये हमें सब फाइंड आउट करना पड़ेगा, फिर हम एवरेज लोड को फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो इसके जो कर्व है, इसके अंडर के एरिया को हम ये भी बोल सकते हैं एनर्जी जनरेटेड। ओके, क्योंकि जितनी ये लोड है, ठीक है, इतनी एनर्जी जनरेट हुई है जितनी इसके अंदर का एरिया है, ठीक है, तो इसको हम एनर्जी जनरेटेड भी बोल सकते हैं, या फिर हम इसको ये भी बोल सकते हैं एरिया अंडर द लोड कर्व। ओके,
तो इसमें हम कैसे फाइंड आउट करेंगे इसको, इसको फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम, आप इस ग्राफ को देख सकते हैं, तो इसमें कुछ ये रेक्टेंगल टाइप का बनना है एक, ठीक है, ये भी कुछ रेक्टेंगल टाइप का बनना है, ये पूरे रेक्टेंगल टाइप के बनना है। ओके, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लेंगे एरिया अंडर द कर्व फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, रेक्टेंगल टाइप का बनना ही है, तो इसमें रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ होती है। ओके, तो लेंथ हम इसको मान ले रहे हैं, ये 30 इंटू विड्थ हम इसको मान ले रहे हैं। ओके, तो ये हो गया हमारा 0 to 6, तो क्या कितना है 6। ओके, तो 30 इंटू 6 यहाँ पर ये आ गया, प्लस नेक्स्ट वाले के लिए हम क्या इसको लेंथ मान ले रहे हैं 70। ओके, इंटू 6 to 10 है, तो कितने हो गए, 6 से 10 तक 4 हो जाएगा, तो इंटू ये विड्थ में हम इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से। ओके, 6 to 10 4 हो जाएगा, प्लस इस वाले के लिए क्या करेंगे, लेंथ हम 90 मान लेंगे। ओके, 90 है क्योंकि ये 90 तक लोड गया है यहाँ पे, ठीक है, और इंटू 10 to 12 तक है, ठीक है, तो यहाँ तक कितना हो जाएगा 2, तो ये 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, प्लस 60, नेक्स्ट में क्या जाएगा यहाँ पे, यहाँ पर नेक्स्ट वाले में क्या है 60 है। ओके, 60 है, 60 इंटू ये 12 to 16 दे रखा है, ठीक है, 12 to 16 दे रखा है, तो 12 to 16 कितना हो जाएगा 4 है, तो 60 इंटू 4 मीन्स 60 इन्होंने बैंक ले ली है और 4 इसकी विड्थ ले ली। ओके, तो 60 इंटू 4 कर दिया, नेक्स्ट कितना है ये 100 इंटू 4 कर देंगे, क्योंकि 100 हमने लेंथ ली है पूरी, यहाँ से लेके पूरी ये 100 लेंथ है, एक रेक्टेंगल बनना है पूरा, और इंटू 2 इसकी विड्थ ले लेंगे, क्योंकि 16 से ये कहाँ तक है, सॉरी 2 नहीं 4 की विड्थ ले लेंगे, 16 से 20 तक है, तो ये 100 इंटू 4 हो जाएगा। ऐसे हमने इसके लिए कर देंगे 80, ठीक है, इंटू 2, क्योंकि 20 से 22 तक है, फिर लास्ट में क्या हो जाएगा 60 इंटू 2 हो जाएगा, क्योंकि ये 60 है लास्ट में। ओके, और इसकी विड्थ कितनी ले लेंगे हम, 22 से 24 तक है, तो ये 2 ले लेंगे। ओके, तो इस तरीके से हम इसको कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, आपको ऐड कर देंगे, तो लास्ट में कितना जाएगा 1560 मेगावाट आर, ये क्या आ गया, एज एनर्जी जनरेटेड आ गई, या फिर हमारी एरिया अंडर द लोड कर्व आ गया। ओके, तो नेक्स्ट हम एवरेज लोड को फाइंड आउट कर देंगे, तो एरिया अंडर द लोड कर्व हमारा कितना है 1560 मेगावाट आवर अपॉन टाइम पीरियड कितना है हमारा 24 आवर, ठीक है, 24 आवर है, तो यहाँ पे इसको कैलकुलेट करेंगे तो 65 मेगावाट आ जाएगा हमारा क्या एवरेज लोड। ओके, अब अगर हमसे पूछा क्या है, लोड फैक्टर को फाइंड आउट करने के लिए पूछा, जो कि क्या होता है हमारा एवरेज लोड अपॉन पीक लोड, तो एवरेज लोड हम फाइंड आउट कर चुके हैं जो कि 65 है। ओके, अपॉन पीक लोड कितना है हमारा, पीक लोड हमने न्यूमेरिकल में दे रखा है, पीक लोड जो सबसे मैक्सिमम होता है उसको हम पीक लोड मान लेते हैं, ठीक है, तो ये पीक लोड है 100 यहाँ पे हमारा, तो डिवाइडिंग बाई पीक लोड से करेंगे 65 डिवाइडिंग बाई 100, देन ये क्या आ जाएगा लोड फैक्टर आ जाएगा हमारा 0.65। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जैसे कि आप देख सकते हैं, ए 300 मेगावाट थर्मल पावर प्लांट, ठीक है, ये इसकी कैपेसिटी दे रखी है थर्मल पावर प्लांट की 300 मेगावाट पावर प्लांट, थर्मल पावर स्टेशन is a supply power to a system having maximum and minimum demand of 240 megawatt and 180 megawatt। ये मैक्सिमम डिमांड दे रखी है 240 मेगावाट और ये मिनिमम डिमांड दे रखी है 180 मेगावाट रेस्पेक्टिवली इन अ ईयर। ओके, एक साल में इन अ ईयर, assuming the load duration curve to be a straight line, estimate the load factor and capacity factor। ओके, लोड फैक्टर एंड कैपेसिटी फैक्टर इसमें हमें फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे पहले इसमें इन्होंने कहा एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन में हम इसको जब इस तरीके से कर सकते हैं, ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो मैक्सिमम लोड को मिनिमम लोड से मिला दिया, तो कुछ इस तरीके से इमेज रहेगी। ओके, है ये कुछ इस तरीके से इमेज रहेगी, ठीक है, तो अब इसमें हमें क्या है, ये टाइम दे रखा आवर्स में ना दे करके ईयर में दे रखा, तो इसको अगर हम आवर्स में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 365 से मल्टीप्लाई कर देंगे 24। ओके, तो ये 8760 ये आवर्स आ जाएगा। ओके, ये आवर्स में आ जाएगा। नेक्स्ट अब देखो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, अब लोड फैक्टर को फाइंड आउट करना है, कैपेसिटी फैक्टर को फाइंड आउट करना है। लोड फैक्टर को फाइंड आउट करने के लिए एवरेज लोड हमें पता होना चाहिए और एवरेज लोड के लिए एरिया अंडर द कर्व पता होना चाहिए, ठीक है। तो
यहाँ पे क्या है, एक तो इसको एरिया अंडर द कर्व अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो एक ये रेक्टेंगल बन रहा है, ओके, एक ये रेक्टेंगल बनना है, इसका एरिया फाइंड आउट कर देंगे, एक हमारा ट्रायंगल बनना है, इसका एरिया फाइंड आउट कर देंगे, ओके। जब इन दोनों को इनके एरिया को फाइंड आउट करके आपस में ऐड करेंगे तो हमारा इस कंप्लीट इसका एरिया फाइंड आउट हो जाएगा, ओके, कंप्लीट इसका एरिया फाइंड आउट हो जाएगा। फिर हम लोड फैक्टर एंड कैपेसिटी फैक्टर को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं एनर्जी सप्लाई पर ईयर, एनर्जी सप्लाई पर एनम या पर ईयर हम निकालेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम ले लेंगे जो रेक्टेंगल बनना है नीचे उसका एरिया, कुछ इस तरीके से रेक्टेंगल बनना है, ओके। तो यहाँ पर ये 0 से 180 कंसीडर कर रहे हैं हम, ठीक है, 0 to 180 दे रखा है ये न्यूमेरिकल में, ठीक है। तो 0 to 180 है, तो यहाँ पे ये इसकी विड्थ ले रहे हैं 0 to 180, तो ये 180 लिख दिया हमने, विड्थ इंटू लेंथ क्या लेंगे हम, लेंथ जो ये नीचे दे रखी है, ओके। जो टाइम पीरियड दे रखा है ये इसकी लेंथ होगी, ये पूरा टाइम पीरियड जो दे रखा है ये लेंथ होगी इसकी, ओके। तो जो कि कितना है 8760, ओके। तो 8760 ले लिया, क्योंकि रेक्टेंगल के लिए एरिया हमारा क्या होता है लेंथ इंटू विड्थ होगा, तो ये यहाँ से हमने रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट कर दिया। प्लस अब जो ट्राइंगल है इसके ऊपर जो ट्राइंगल बन रहा है, ओके, उसका एरिया हम फाइंड आउट करेंगे। तो उसका एरिया कैसे फाइंड आउट होगा, उसका एरिया फाइंड आउट होगा 1 अपॉन हाइट इंटू बेस, ओके। तो इस ट्राइंगल के लिए देख सकते हैं आप, ये 1 अपॉन हाइट इंटू बेस कर देंगे तो हाइट क्या हो जाएगी हमारी, तो 240 में से अगर 180 माइनस करेंगे तो ये पूरी हाइट आ जाएगी इसके लिए, ओके, ये वाली हाइट आ जाएगी। और इंटू बेस इसके लिए क्या हो जाएगा, बेस वही हो जाएगा, ठीक है, कितना हो जाएगा दिस वन 8760 टाइम पीरियड। तो 1/2 हाइट इंटू बेस, 1/2 240 माइनस 180 कर दिया, ठीक है, इससे उसकी हाइट निकला इंटू बेस 8760 ले लिया, ओके। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे, यहाँ 30 आ जाए, इसमें से 60 आ जाएगा, उसको डिवाइड करेंगे 2 से, यहाँ 30 आ जाएगा, इंटू 8760 है, यहाँ पर 180 इंटू 8760 है, ये 60 है, ओके। तो इसमें यहाँ से यहाँ पर क्या करेंगे हम 8760 कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर अंदर कितना बचेगा 180 प्लस 30 बचेगा, ये 210 हो जाएगा 210, और ये बाहर 8760, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे आपस में तो ये क्या आ जाएगा 1839600 मेगावाट आवर, ठीक है। ये क्या आ गया एनर्जी सप्लाई पर ईयर। अब देखो हमें क्या फाइंड आउट करना है, लोड फैक्टर फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो लोड फैक्टर में क्या होता है एवरेज लोड अपन पीक लोड, तो एवरेज लोड हमने फाइंड आउट कर रखा है हमने, क्या है हमारा एवरेज लोड, एवरेज लोड मैंने कहा एवरेज लोड या एनर्जी सप्लाई पर ईयर बात एक ही होती है, क्योंकि दोनों ही कैसे फाइंड आउट होते हैं एरिया अंडर द कर्व, ओके। तो एवरेज लोड हमने कितना फाइंड आउट कर लिया है, एवरेज लोड हमारा आ गया है 1839600, ओके। टाइम पीरियड कितना है, टाइम पीरियड को हमने आवर्स में कन्वर्ट किया था, ठीक है, जो कि एनुअल दिया था उसको आवर्स में कन्वर्ट किया था, तो 24 इंटू 365 से मल्टीप्लाई किया था, जो कि यहाँ आया था हमारा ये 8760। यहाँ से जब इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो ये क्या जाएगा 210 मेगावाट, ओके। अब देखो लोड फैक्टर हम फाइंड आउट करेंगे, लोड फैक्टर कैसे जाएगा एवरेज लोड अपॉन पीक लोड, तो एवरेज लोड तो फाइंड आउट कर सके 210, और पीक लोड हमें कितना दे रखा है न्यूमेरिकल में, जैसे कि आप देख सकते हैं पीक लोड हमें दे रखा है 240, ओके। तो 240 दे रखा है, तो 210 अपॉन 240 करेंगे, तो जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पर 0.875, तो लोड फैक्टर क्या आ जाएगा हमारा 0.875, ओके। कैपेसिटी फैक्टर क्या होता है, कैपेसिटी फैक्टर जैसे कि मैंने बताया कैपेसिटी फैक्टर होता है एवरेज लोड अपॉन प्लांट कैपेसिटी, ठीक है। तो एवरेज लोड हमारा कितना आ गया, एवरेज लोड 210 है, तो 210 लगती है, और प्लांट कैपेसिटी कितनी दे रखी है न्यूमेरिकल में, प्लांट कैपेसिटी न्यूमेरिकल में 300 दे रखी है, जैसे कि स्टार्टिंग में दिया है ए प्लांट 300 मेगावाट, ठीक है, ए 300 मेगावाट थर्मल पावर स्टेशन, ठीक है। तो ये प्लांट की कैपेसिटी है, 300 रख दिया, तो कैपेसिटी फैक्टर क्या आ जाएगा 0.7, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल हम करेंगे, तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल में क्या दे रखा है, ए पावर प्लांट हैज़ द फॉलोइंग एनुअल फैक्टर, ओके। ये एनुअल फैक्टर लोड फैक्टर है 0.75, कैपेसिटी फैक्टर 0.60, ओके। मैक्सिमम डिमांड इज, ये मैक्सिमम डिमांड दे रखी है 60 मेगावाट, एस्टिमेट एवरेज लोड, आपको एवरेज लोड फाइंड आउट करना है, एंड एनुअल एनर्जी प्रोडक्शन, और एनुअल एनर्जी प्रोडक्शन को फाइंड आउट करना है, ओके। तो इसमें क्या लोड फैक्टर, ठीक है, सबसे पहले हमें एवरेज लोड निकालना है, तो लोड फैक्टर इक्वल टू क्या होता है एवरेज लोड अपॉन पीक लोड होता है,
पीक लोड हमें 60 दे रखा है, ओके। तो लोड, इस पीक लोड को हम इधर ले जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई जाएगी लोड फैक्टर इंटू पीक लोड एवरेज लोड इक्वल टू, ठीक है। तो यहाँ पर लोड फैक्टर कितना दे रखा है 0.75 इंटू पीक लोड 60 दे रखा है, तो यहाँ पे एवरेज लोड कितना आ जाएगा 45 मेगावाट, ओके। तो ऐसे ही हमें नेक्स्ट हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है एनर्जी, द एनुअल एनर्जी प्रोडक्शन, ओके। तो एनुअल एनर्जी प्रोडक्शन क्या होगा, जो एरिया अंडर द कर्व होगा वही उसका, जैसे सपोज ये कोई ग्राफ है, ओके, ये एनुअल ग्राफ अगर दे रखा है कुछ इस तरीके से, तो एरिया अंडर द कर्व जो होगा, ठीक है, वही इसका क्या होगा एनुअल एनर्जी प्रोडक्शन होगा, ओके। और इसको हम ये भी बोल सकते हैं एनर्जी सप्लाई पर ईयर, ओके, या फिर एरिया अंडर द कर्व, या फिर द एनुअल एनर्जी प्रोडक्शन, ओके। तो ये कैसे फाइंड आउट होगा, एवरेज लोड हमारा क्या होता है एनर्जी सप्लाई पर ईयर अपॉन टाइम होता है, तो एनर्जी सप्लाई पर ईयर इक्वल टू एवरेज लोड इनटू टाइम को उधर ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगी इनटू टाइम, ठीक है। तो एवरेज लोड हमें कितना है, हमने फाइंड आउट कर चुके हैं 45, और टाइम पीरियड कितना है पर ईयर के लिए एनुअल पूछा है, ठीक है, एनुअल पूछा है, तो एनुअल में कितना होता है टाइम पीरियड, ये आवर्स में आ जाएगा 24 इंटू 365 करेंगे तो ये आ जाएगा, जब इनके आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो एनर्जी सप्लाई पर ईयर कितना आ जाएगा हमारा 394200 मेगावाट आवर, ओके। नेक्स्ट है लोकेशन ऑफ पावर प्लांट, ओके। पावर प्लांट की क्या लोकेशन होना चाहिए, तो इसके लिए कौन कौन से पैरामीटर्स पे ध्यान रखना चाहिए, तो उसके बारे में कुछ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो कुछ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स होते हैं, तो उसके के लिए क्या होना चाहिए, सबसे पहले अवेलेबिलिटी ऑफ कूलिंग वाटर। कुछ प्लांट हमारा ऐसी जगह पे होने चाहिए जहाँ पर हमें ईजिली जो कूलिंग वाटर है वो ईजिली अवेलेबल हो जाए, ओके। एंड अवेलेबिलिटी ऑफ फ्यूल, ठीक है, जैसे कि हम कुछ कोल की सप्लाई करते हैं, अगर कोल को मंगाना है हमें किसी इंडस्ट्री में, ठीक है, थर्मल पावर प्लांट में, क्योंकि कोल क्या होता है एज अ फ्यूल यूज़ किया जाता है, तो उसके लिए उसकी भी ईजिली अवेलेबिलिटी होना चाहिए। तो उसके लिए क्या ट्रांसपोर्टेशन अच्छा होना चाहिए, जो कि कोल ट्रेन वगैरह से ईजिली आ जाए वहाँ पर, ओके। नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं, द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ ग्रेविटी लोड डिमांड, ओके। मतलब हमारा पावर प्लांट ऐसी प्लेस पे होना चाहिए जहाँ पे जो डिमांड है उससे बहुत ज़्यादा दूर ना हो, बहुत ज़्यादा पास में भी ना हो, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर रिक्वायरमेंट हमें इंडिया में है और पावर प्लांट हम अमेरिका में बना रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पर क्या होगा, उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए, उसको सप्लाई करने के लिए बहुत ज़्यादा कॉस्ट लगेगी, जो कि सही नहीं है, ठीक है। तो उसको प्रॉब्लम भी आएंगे उसको सप्लाई करने में फिर। तो डिस्टेंस बहुत ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए, बहुत कम भी नहीं होनी चाहिए पावर प्लांट की, ओके। तो कॉस्ट ऑफ द लैंड बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम जहाँ पर पावर प्लांट बनाएंगे तो वहाँ पर जो लैंड हमें बहुत ज़्यादा लेनी पड़ेगी, तो इसकी वजह से क्या होगा, उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो एंड मेन विंड डायरेक्शन इन ऑर्डर टू मिनिमाइज एयर पॉल्यूशन, ओके। इसमें और जो पावर प्लांट होता है उसको कुछ इस तरीके से लोकेट करना चाहिए जो कि जो मेन हमारी जनसंख्या है उसके आसपास ना हो, ठीक है, जो कि अगर विंड वगैरह चलेगी तो उस डायरेक्शन में पॉल्यूशंस ना वहाँ तक पहुँच पाए और लोगों को अफेक्ट ना करे, ओके। नेक्स्ट क्या है, विद कोल फायर्ड स्टेशन डिस्पोजल ऑफ एश, ओके। एश का डिस्पोजल ईजिली होना चाहिए, ऐसी जगह पे होना चाहिए हमारा पावर प्लांट, एंड कोल फायर्ड स्टेशन होने चाहिए, ओके। इफ द प्लांट इज इरेक्टेड फार फ्रॉम ए टाउन अकोमोडेशन फॉर द स्टाफ, ओके। अगर जो पावर प्लांट है टाउन से काफ़ी दूर है तो अकोमोडेशन होनी चाहिए स्टाफ्स के लिए, मतलब उनके रहने के लिए, खाने के लिए व्यवस्था होनी चाहिए। नेक्स्ट, रेल एंड रोड की ट्रांसपोर्टेशन अच्छा होना चाहिए, उसका कनेक्शन होना चाहिए पावर प्लांट से, जो कि हम किसी भी चीज़ पे मंगाते हैं तो इजीली आ जाए, जैसे कि कोल को मंगाना होगा या फिर कुछ और चीज़ें मंगानी होगी तो वो इजीली आ सकती हैं, ठीक है। सिक्योरिटी कंसिडरेशंस, डेंजर ऑफ अर्थक्वेक, ऐसी जगह पे नहीं होना चाहिए जहाँ पे अर्थक्वेक्स वगैरह ज़्यादा आते हैं, ठीक है। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन द विसिनिटी, मीन्स जो पावर प्लांट है हमारा ऐसी जगह नहीं होना चाहिए जहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन हो, ठीक है। नेक्स्ट है रीजन ऑफ एनर्जी क्राइसिस, ठीक है। एनर्जी क्राइसिस के रीज़न क्या हैं, तो एनर्जी क्राइसिस के कुछ रीजन्स हैं, जैसे कि टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, ठीक है। आजकल टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, जो कि ठीक है, मगर एक तरीके से देखा जाए इससे क्या हो रहा है, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट जब ज़्यादा होंगे तो इंडस्ट्रीज ज़्यादा बढ़ेंगी, ठीक है, और इंडस्ट्रीज ज़्यादा बढ़ेंगी तो उनको एनर्जी की ज़्यादा रिक्वायरमेंट पड़ेगी, इलेक्ट्रिसिटी की ज़्यादा रिक्वायरमेंट पड़ेगी, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, एनर्जी क्राइसिस आ रहे हैं, ठीक है। इंक्रीज इन पॉपुलेशन, ठीक है,
पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है, तो जितने ज़्यादा लोग होंगे उतने ज़्यादा घर होंगे और उतनी ही ज़्यादा डिमांड होगी इलेक्ट्रिसिटी की, ठीक है। तो इसकी वजह से भी एनर्जी क्राइसिस हो रहे हैं। एंड इंक्रीज इन यूजेज ऑफ रेसिडेंशियल एप्लायंसेस, ठीक है। तो आजकल क्या है, रेसिडेंशियल एप्लायंसेस का यूज़ बहुत ज़्यादा हो गया है, जैसे कि ज़्यादातर घरों में एसी, कूलर, फैन, टीवी, ये सारी चीज़ें हैं। तो इसकी वजह से भी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तो ये भी एक रीज़न है एनर्जी क्राइसिस का। आई थिंक आपको समझ में आएगा ये लेक्चर। थैंक यू।